तो दो देशों के किसी भी विवाद में किसी एक का पक्ष लेने से शांति नहीं आ सकती। शांति के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। भारत की यही नीति मिडिल ईस्ट में शांति बहाल कर सकती है। यह सच्चाई है कि आज की तारीख में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन पर अमेरिका और इजराइल को भरोसा है, तो ईरान और अरब देशों के नेता भी उनकी सलाह गौर से सुनते हैं। कूटनीति के दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े देशों के बीच पीएम मोदी की विश्वसनीयता क्यों है, यह रिपोर्ट देखिए। इजराइल और हमास की जंग शुरू होने से 14 दिन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के मिडिल ईस्ट का नक्शा लेकर पहुंचे थे। 23 सितंबर 2023 संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क, अमेरिका। We'll build a new corridor of peace and prosperity that connects Asia through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel to Europe. This is an extraordinary change, a monumental change. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू एशिया से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक जाने वाले जिस आर्थिक गलियारे को विश्व शांति का नया रास्ता बता रहे थे, वो रास्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से निकला था। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने एक धरती एक परिवार की अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया था। इजराइल को लंबे समय तक अपना दुश्मन मानने वाला सऊदी अरब भी इस समझौते के साथ था। ये पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक विजय थी। लेकिन इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले ने इस दोस्ताना पहल को भी पलीता लगा दिया। अमेरिका और इजराइल को शक था कि यह हमला ईरान की साजिश का नतीजा है। There is an Iranian evil effort to undermine the entire regional situation. Let me remind your viewers, about a month and a half ago or so, 2 months ago, in the G20 summit, where Prime Minister Modi was there, President Joe Biden of the United States announced a special corridor of energy and communications and business and science from Israel all the way down to India, through Saudi Arabia and the Gulf and Jordan. An amazing, amazing vision that connects all of us together. But somebody decided that they want to derail this effort of inclusion. इजराइल की सरकार और सेना को हमास से बदला लेना था, जो बंधकों को छुड़ाने और इजराइल के लोगों का भरोसा जीतने के लिए जरूरी था। पहले यही माना गया कि कुछ हफ्तों तक गाजा पट्टी पर बारूद बरसाने के बाद इजराइल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पहले भी हमास और इजराइल के बीच ऐसा होता रहा है। लेकिन हमास पर हमला होते ही ईरान समेत मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों ने इजराइल से हमदर्दी जताने और हमास को लानत भेजने के बजाय इजराइल को ही खलनायक बताना शुरू कर दिया। According to the information that we have, that it is the U.S. that is running this war, that is managing it, and it is a proxy war, and Israel is doing this on behalf of the U.S. But the U.S. is running the war. वहीं अमेरिका और यूरोप के ज्यादातर देशों ने भी अपना पक्ष चुन लिया। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। इजराइल के समर्थन और विरोध में लामबंद हुए देशों ने तस्वीर का वही पहलू देखा जिसमें उनका फायदा था। सिर्फ भारत ही था जिसने हमास के हमले को आतंकी हमला बताया। हम सब के लिए
चिंता का विषय है। और इजराइल को भी आईना दिखाया कि हमास को खत्म करने के चक्कर में बेगुनाह फिलिस्तीनियों पर हमला सरासर गलत है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। गाजा युद्ध के दौरान सिर्फ भारत ही था जो पूरी तरह से तटस्थ दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट को रोकने के लिए सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी पूरी तरह सक्रिय हो गए। उन्होंने इजराइल समेत उन सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से संपर्क साधा जो हमास के खिलाफ इजराइल की जंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। हमास पर हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अक्टूबर को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। उसके बाद उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास को फोन लगाया। 23 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट में शांति बहाली के मसले पर पीएम मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह की फोन पर लंबी बातचीत हुई। 29 अक्टूबर को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी को फोन करके पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट का संकट सुलझाने पर चर्चा की। 4 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और फिर यूएई के पीएम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से फोन पर बात की। मुद्दा यही था कि इजराइल और हमास की जंग को मिडिल ईस्ट में फैलने से कैसे रोका जाए। जब हमास और इजराइल की लड़ाई ईरान तक फैलने की आशंका गहराने लगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने 6 नवंबर को ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। हर देश के नेता को पीएम मोदी ने यही समझाया कि हमास और इजराइल की जंग अगर और भड़की तो पूरी दुनिया इस आग में जल जाएगी। सभी देशों के सामने पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत का रुख आज भी यही है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करें और शांति से रहें। जानकार मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति का इकलौता रास्ता वही है जो भारत बता रहा है, 2 स्टेट थ्योरी और बातचीत से विवादों का हल। भारत की बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि इसमें भारत का अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ के आधार पर फैसला करना होता तो पीएम मोदी के लिए पक्ष चुनना बहुत आसान था। अपने रणनीतिक स्वार्थ के तहत भारत सीधे सीधे इजराइल का पक्ष लेकर अमेरिका और यूरोप को रिझा सकता था। हमास के हमले को नजरअंदाज करके फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होने में भी भारत को फायदा था, क्योंकि तब वो उन अरब देशों की नजर में हीरो बन जाता जो इजराइल को दुश्मन मानते हैं। लेकिन गाजा संकट को भारत ने अपने स्वार्थ के नजरिए से नहीं देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ग्लोबल संकट माना जिससे निपटने का एक ही तरीका है, वन अर्थ वन फैमिली। और डिसिसिव बनाएंगे। 1 साल में हम सब ने मिलकर ये करके दिखाया है। हम सब ने मिलकर G20 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अविश्वास और चुनौतियों से भरी आज की दुनिया में ये आपसी विश्वास ही है जो हमें बांधता है, एक दूसरे से जोड़ता है। इस 1 साल में हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में विश्वास जताया है और विवादों से हटकर एकता और सहयोग का परिचय दिया है। फिलहाल गाजा में जंग के 51 दिन बीत चुके हैं। अगर बंधकों की रिहाई की डील आगे नहीं बढ़ी तो 24 घंटे बाद फिर से गाजा पट्टी में बारूदी घमासान शुरू हो जाएगा, जो इस बार पहले से घातक होगा, क्योंकि अब इस जंग के दायरे में फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका भी आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।